नमस्ते दोस्तों। मुगल साम्राज्य, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर हमारी इस सीरीज का हिस्सा आपके सामने लेकर आते हुए हमें हर्ष है। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि अकबर के समय तक उत्पादन के अंदर जो शहरीकरण हुआ था उसके बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अकबर या उसके बाद के समय में भी, मतलब जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब तक के जो पीरियड है, करीब 200 सालों का ये जो समय है, इसमें किस तरह से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक बदलाव आए, और ये किस तरह से आज की परिस्थितियों से उसकी हम तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, 1601 से 1650 तक का समय वो समय है जब अकबर की मृत्यु हुई और उसके बाद जहांगीर सत्ता में आए। तो हम 1595, जो अकबर के राज्य का 40वां वर्ष था, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में ठोस जानकारी रखते हैं, क्योंकि अकबर के ही समय, अकबर के ही आदेश पर आइन ए अकबरी की रचना हुई थी। अबुल फजल ने काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी बड़े मतलब कर्मचारियों की मदद से सारे राज्य के, मतलब साम्राज्य के, मुगल साम्राज्य के सारे उत्पादन के सभी चीज़ों का, सभी जो उपादान हैं उन सब का अध्ययन करते हुए, उनके आंकड़ेवारी सहित, उनके बड़े बड़े जो मतलब टेबल जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब इन सब का मदद लेते हुए जो जानकारी छोड़ी है वो हमारे पास आज उपलब्ध है। आइन अकबरी के कई पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें से सबसे सार्थक रूप से इकट्ठा की गई जानकारियां आज हमारे हाथों में हैं। तो दोस्तों, हम औद्योगिकरण की बात भी कर रहे थे, और हमने पिछली बार ये भी कहा था कि करीब 98 से 100 ऐसे बड़े शहर थे जहां उत्पादन, कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन के लिए वे स्थान जाने जाते थे, जैसे अलीगढ़ के ताले, या बनारस की रेशम की साड़ियाँ, या ढाका की मलमल की साड़ियाँ या कपड़े। इस तरह से अलग अलग शहरों की अपनी पहचान उनके औद्योगिक उत्पादन की वजह से होने लगी थी। अब हम आगे जाकर देखते हैं। मैं यहाँ कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। शहरी व्यापार से होने वाले आमदनी, उस समय के राज्य को जो आमदनी होती थी वो करीब 20 करोड़ दाम के रूप में गिनी जाती थी। उस अकबर के समय उसे दाम कहा गया है, बाद में उसके नाम में परिवर्तन आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ग्रामीण व्यापारी थे उनसे होने वाले उत्पादन का आंकड़ा इससे बहुत कम है। जहां शहरों में 20 करोड़ दाम का उत्पादन हमको दिखाई देता है, वहीं ग्रामीण इलाकों से होने वाला व्यापारिक उत्पादन 3 करोड़ के आसपास है, 3 साढ़े 3 करोड़। जबकि हम देखते हैं कि उत्पादन के अंदर जो शहरी हिस्सा है वो 28 करोड़ के आसपास बैठता है, 28 करोड़ दाम। और शहरी कामगार या शहरी कारीगर, मतलब आर्टिजन जिनको कारीगर कहा गया है, और इंडस्ट्रियल लेबर मतलब औद्योगिक कामगार, मजदूर, इन दोनों के लिए जो आंकड़ा आज हमारे सामने उपलब्ध है वो है 39 करोड़ दाम से भी अधिक। मतलब करीब राज्य के उत्पादन का
43% उत्पादन शहरीकरण के कारण या औद्योगिक उत्पादनों के कारण हो रहा था। इसका एक और आंकड़ा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। शहरी उत्पादन अगर कुल उत्पादन में 1,90,00,000 था और ग्रामीण उत्पादन 2,46,00,000 था और कुल 4,36,00,000 था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि करीब 43.6%, 43.6% शहरीकरण से होने वाले उत्पादन का आंकड़ा बैठता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि अब दोस्तों हम एक और आंकड़े पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया से जो व्यापार भारत उस समय कर रहा था, मुगल साम्राज्य के समय के भारत का विश्व व्यापार से जो आमदनी हो रही थी, उसमें जो सिर्फ सोना आ रहा था, वही आंकड़ा हम देखते हैं कि 30 से 100 टन सोना हर वर्ष भारत पहुंच रहा था। यह आंकड़ा 1590 के आंकड़े के आधार पर लिया गया है। 1590 में हम देखते हैं कि 30 से लेकर के 100 टन का सोना या बुलियन भारत में आया है। भारत में आने वाला सोना उस समय हम देखते हैं कि करीब 100 टन प्रति वर्ष के रूप में आ रहा है। शुरुआत 30 टन से हुई और बढ़ते बढ़ते 100 टन तक आ गया 1590 में। 1590 से लेके 1650 के बीच में यह आंकड़ा और भी बढ़ता जाता है। खैर, अगर हमने इस 100 टन को ही आधार मान लिया, तब भी भारत में लगातार सोना एक विदेश व्यापार के बदले में आने वाली वस्तु के रूप में उसकी मात्रा हमें नजर आती है। यह जो सोने की मात्रा है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज हम लोगों को सोना बाहर से खरीदना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सोने का जो कंजम्पशन है या उसकी जो खपत है, उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें सोना विदेशों से खरीदना पड़ता है, जबकि उस समय सोना हमारे लिए विदेशी मुद्रा के बदले में आया करता था। मतलब हम सामान बेचते थे, कपड़े बेचते थे, टेक्सटाइल या अन्य तरह के कपड़े, जैसे चाहे वो रेशम हो, चाहे मलमल हो, ये विदेशों में जाता था और उसके बदले में और भी वस्तुएं विदेशों में जाती थी और उसके भी बदले में हमको सोना मिलता था। दोस्तों, अब शहरीकरण पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। उस समय जो शहर विकसित हो रहे थे, इससे पहले भी हमने जैसे कि आपसे बातचीत करते हुए उस चीज़ पर नज़र डाली थी कि पंजाब और हरियाणा से लेकर के बंगाल में ढाका तक के पूरे इलाके में उत्पादन वाले बहुत सारे ऐसे शहर सामने आए जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास थी और जिनकी जनसंख्या अपने आप में 1 लाख या इससे अधिक थी। अकेले आगरा और दिल्ली जैसे शहरों में हम जानते हैं कि जनसंख्या 4 लाख से 11 लाख तक थी और उस समय देश की जनसंख्या 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में हमको मिलती है इन 200 सालों में। तो 14 या 15 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक की जनसंख्या वाले इन 200 सालों के पीरियड में हम देखते हैं कि अधिक औद्योगिकरण उस समय कहाँ हुआ था। इस पर एक नज़र डालेंगे। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि गंगा यमुना के दोआबे में अधिकतर शहरीकरण हुआ था, उसी तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम में, मतलब पश्चिम भारत के गुजरात में खासकर
अहमदाबाद से लेकर के सूरत के बीच में एक और औद्योगिक पट्टे की जरूरत महसूस हुई और इस तरह से ऐसे औद्योगिक केंद्र यहाँ स्थापित हुए जो इन 200 सालों में बहुत विकसित हुए। और अंग्रेजों के आते समय 1605 के बाद हम देखते हैं कि इनमें सूरत देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और बंदरगाह शहर के रूप में भी नजर आता है। अहमदाबाद भी एक औद्योगिक शहर के रूप में नजर आता है। उत्तर भारत के शहरों के बारे में जिक्र हम कर चुके हैं और ढाका से लेकर के दिल्ली और आगरा तक का पूरा ब्यौरा आपको इससे पहले भी हम दे चुके हैं। अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग शहरों का विकास होना ये भी एक विशेषता थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह बड़ी मजबूती के साथ और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत में और खास करके उत्तर भारत में औद्योगिकरण का एक बड़ा सिलसिला चल पड़ा था जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित हो रहा था और जिसमें मुगल प्रशासन का अपना खुद का भी कुछ मतलब उनका इंटरेस्ट था या उनकी उसमें रुचि थी कि इस तरह का विकास हो, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें रुकावट आई। आखिरी में बात खत्म करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला दूंगा कि अगर अकबर की सेना में 3000 तीरंदाज होते थे, मतलब तीर चलाने वाले 3000 सैनिक थे, तो उसके समानांतर उसी की फौज में 2000 बरकंदाज भी हुआ करते थे। बरकंदाज यानी बंदूक चलाने वाले। उस समय जो भी तरह का बंदूक रहा हो, जो आमतौर पर जिसमें बारूद भर के फिर एक गोला रख करके उसको चलाने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन उस तरह के बंदूक जिसको मस्कट कहते हैं हम लोग अंग्रेजों के आने के बाद से, उस तरह के मस्कट की बंदूकों का इस्तेमाल सिर्फ शिकार के लिए और शौक के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध में भी होने लगा था। और अकबर की फौज में ऐसी बंदूकें थीं तो उन बंदूकों के उत्पादन की जरूरत भी थी और उनके कारखानों में और जो सिक्के ढालने के लिए उनके मतलब जिनको हम टकसाल कह सकते हैं, ऐसे टकसालों की भी एक लंबी फहरिस्त हमको मिलती है। कुल मिलाकर के औद्योगिकरण ये मुगल काल की देन है जिसे अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने बलपूर्वक जानबूझ करके खत्म किया, तोड़ दिया, नष्ट किया। धन्यवाद।